डिबिया अभी तक मेरे पास है। कई वर्षों से मैंने उसे कभी खोल कर भी नहीं देखा, लेकिन उसे खोलने का निर्णय पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता है। समाज या कोई दोस्त भी मुझ पर ये दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसका ढक्कन सिर्फ इसलिए हटा दूं कि इससे मेरी बातों के प्रति उसका विश्वास पैदा हो जाएगा। नहीं तो मैं कभी भी जीवन भर विश्वसनीयता नहीं हासिल कर सकूंगा। यानी अगर मुझे अपने अनुभव की सत्यता को प्रमाणित करना है तो मैं उन लोगों के सामने डिबिया का ढक्कन हटा दूं जो वरना मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे अनुभव जिन्हें वरना अविश्वसनीय लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये कैसे पता चले कि उन लोगों का विश्वास हासिल करना मेरे लिए इस डिबिया को खोलने के जोखिम और दांव से ज्यादा मूल्यवान है। ये भी तो हो सकता है कि उन सबको मेरी बात के प्रमाणित होने पर मेरे सिर्फ एक इस अनुभव पर विश्वास हो जाए, लेकिन दूसरे बाकी अनुभवों को फिर भी अविश्वसनीय मानते रहें। ऐसे में तो अपनी बातों को उन तमाम लोग के सामने प्रमाणित करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, और तब भी मेरे बहुत से अनुभव अप्रमाणित ही रह जाएंगे। यानी अंततः मैं उन लोगों के लिए अविश्वसनीय ही बना रहूंगा। फिर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने दूसरे बाकी अनुभवों को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास दूसरी डिबिया भी नहीं है। मैं किस तरह से अपने जीवन की सत्यता इतने सारे लोगों को प्रमाणित करता रहूं। यही कारण है कि मैं डिबिया का ढक्कन नहीं हटाता, अकेले में भी और दूसरों के सामने भी। क्योंकि संदेह मुझे कभी कभी अपने ऊपर भी होता है। इतने वर्षों बाद मैं भी तो उस एक अनुभव के लिए एक दूसरा आदमी बन चुका हूं। वो डिब्बी बचपन से मेरे पास है। उसकी कहानी बहुत छोटी सी है, ऐसे भी नहीं कि वो अरुचिकर हो। तो था ये कि उस समय मेरी उम्र 8 साल की रही होगी। 7वें साल से दुधिया दांत टूटने लग जाते हैं, लेकिन तब तक दाढ़ में वो दांत नहीं उगते जिससे अक्ल पैदा होती है। हमारा घर गांव में है। पहले मिट्टी के घर होते थे, छप्पर खपड़ैल की होती थी, अभी भी होती है खपड़ैल की। गांव से लगा हुआ जंगल था। जंगल में लंगूर बहुत होते थे, बल्कि लंगूर शब्द तो काफी बाद में सीखा किताबों से। हम लोग उन्हें काले मुंह का बंदर कहते थे। और कौवे बहुत होते थे। हमारी दादी खाना खाने के बाद दोपहर आंगन में उन कौवों को बुलाती थी खाना देने के लिए, तो वो पूरे आंगन में भर जाते थे। लंगूर और कौवे दोनों हमारी छप्पर के दुश्मन थे। लंगूर छप्पर पर दौड़ते तो खपड़ैल फूट जाती, और कौवे भी जगह जगह से खपड़ैलों को हटा देते थे। जहां जहां से खपड़ैलें फूट जाती थी वहां से बरसात का पानी घर के अंदर टपकता था। हम लोग वहां खाली बाल्टी रख देते थे। जब बारिश नहीं होती तो उन छेदों से धूप कमरे के भीतर फर्श पर गिरती थी। फर्श पर धूप के वो गोल टुकड़े बहुत रहस्यपूर्ण, आकर्षक और कुछ कुछ जीवित लगते थे। वो टुकड़े सूर्य के साथ साथ सरकते जाते थे और उनका आकार भी बदलता जाता था। जिस टुकड़े को सुबह में मछली के रूप में देख जाता, दोपहर वो हाथी के रूप में होता या मुंह फाड़े हुए राक्षस की तरह। कभी कभी किरणों का कोण या सूर्य की स्थिति बदलने से कोई टुकड़ा अदृश्य भी हो जाता। देखते देखते वो छोटा होता जाता और फिर
अंतर्धान हो जाता, अगले दिन ठीक उसी समय पर प्रकट होने के लिए। कभी कभी कमरे में कई ऐसे टुकड़े दिखने लगते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे वाले टुकड़े सब गायब हो जाते और जो सबसे बड़ा होता वो सबसे देर तक टिकता। इन टुकड़ों के साथ एक बात और भी थी। कमरे के अंधेरे में जिस जगह वो गिरते, वहां अपने चमकदार अस्तित्व के चारों ओर वृत्ताकार रोशनी का एक मध्यम दायरा बनाते थे। उस दायरे में आकाश का धुंधला प्रतिबिंब होता था, उल्टा आकाश और हल्के नीले रंग का। चिड़िया जब कभी ऊपर से उड़ती तो कमरे के भीतर उनकी उड़ती हुई परछाई गुजर जाती, रेंगते हुए बादल दिखते। जब कभी बादल उड़ते तो वो टुकड़े को ढक लेते, तब ऐसे में कुछ भी ना बचता, न प्रतिबिंब न टुकड़ा। वो टुकड़े मुझे बहुत जीवित और जादुई लगते थे। मैं उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाने के फेर में रहता। इतना तो निश्चित था कि वो जीवित थे और उनके साथ मैं सिर्फ किसी पराये दर्शक जैसा संबंध नहीं रखना चाहता था। मैं उनके साथ इस पूरे दिन भर के खेल में शामिल होना चाहता था। मैं बहुत कोशिश करता, लेकिन वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाते थे। जिस चीज को मैं उनके नीचे रखता वो उसके ऊपर आ तो जाते, लेकिन उसे खींचते ही वो वहीं रह जाते। हथेली के ऊपर रहते, लेकिन मुट्ठियां बंद करते ही वो उंगली के ऊपर आ जाते, लेकिन उसे खींचते ही वो वहीं रह जाते और मेरा हाथ खाली लौट आता। कई बार हार कर गुस्से में मैं उन्हें जोरों से पीटता, लात मारता, लोहे से जमीन खोद डालता, लेकिन वो बिल्कुल अप्रभावित रहते। मेरे प्रति उनकी ये तटस्थता मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। फिर उस दिन ऐसा हुआ, मैं अकेला था, ये रसोई थी। एक बड़ा सा सुंदर सा गोल टुकड़ा वहां गिरा खेल रहा था। मां खाना बनाकर कहीं चली गई थी। मैंने उसे बहुत प्यार करने की कोशिश की, उसे चूमा, फिर उसके लिए भात और दाल ला कर दिया। रसोई में बेना रखा हुआ था, चूल्हे की आग को हवा करने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। मैंने उस बेने के ऊपर उसे लाकर रखा और उसे खींचा। मैंने देख लिया था कि वो धीरे धीरे सरक रहा है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। वो आ रहा था। अब वो छप्पड़ से मुक्त हो चुका था, सूर्य से भी। मेरे साथ उसका संबंध बन चुका था और उसने अपने बाकी सारे संबंध तोड़ दिए थे। वो मेरा था, सिर्फ मेरा। रसोई घर के दूसरे कोने में मैं उसे लेकर गया और वहां उसे रख दिया। फिर मैंने उससे प्यार से कहा, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। और मैं भागा। टिन की डिबिया जिसमें पहले माँ का काजल होता था, उसे लेकर लौटा
वो मेरा इंतज़ार कर रहा था बेने के ऊपर। धीरे धीरे कांपता हुआ मैंने तभी से उसे इस डिबिया में बंद कर रखा है। मैं जानता हूं कि वो वहीं है और मैं जब चाहूं तब उसे कहीं भी ले जा सकता हूं। वो हमेशा वहीं रहेगा और ये बात सच है। क्या इस डिबिया का ढक्कन हटाकर उसे खो देने का इतना बड़ा खतरा सिर्फ मैं इसलिए मोल लूं कि इससे उन लोगों को मेरे इस अनुभव पर विश्वास हो जाएगा, वरना जो मुझ पर विश्वास नहीं करते? लेकिन जो नहीं है उसके लिए, जो है उसे दांव पे लगाना क्या कोई समझदारी है?